प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम अध्याय 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान के अंतर्गत। तो अध्याय 2 का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो हम आज इस चीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे और नया सीखेंगे। तो इससे पहले लिखा है वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह बनाने का मतलब क्या है? तो वस्तु तो आप जानते हो, वस्तु मतलब कि दुनिया की आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो वो सब क्या है? वस्तु है। जैसे स्केच है, ये भी क्या है? एक वस्तु है। कॉपी, ये भी वस्तु है। मोबाइल जिससे आप देख रहे हो वो भी क्या है? एक वस्तु है। जिसका कोई वज़न हो, जिसका कोई आकार हो, वह सब क्या है? वस्तु है। तो वस्तुओं के समूह बनाना, इस अध्याय के अंतर्गत हम समझेंगे कि आखिरकार ये क्यों आवश्यक है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलेगा। तो वस्तु से आप परिचित हो गए। अब समूह बनाना। समूह बनाने का मतलब क्या है? समूह बनाने का मतलब कि एकत्रित करना, इकट्ठा करना। जैसे कि अगर आपकी कक्षा से ही देखा जाए, मान के चलिए आपका विद्यालय है, या फिर आप मान के चलिए विद्यालय, ठीक है ना। तो चलिए लाइब्रेरी है, यानी कि पुस्तकालय, जहाँ पुस्तक रखे रहते हैं, ठीक। तो पुस्तकें लाइन से लगी रहती हैं। जैसे अगर छठवीं क्लास की देखा जाए, अगर देखो छठवीं, सातवीं, आठवीं, इतने सारे क्लास के रहते हैं ना। तो किताब आपने जब लेने गए होंगे किताब, तो किताब लाइन से लगी रहती है ना। मान के चलिए छठवीं के अगर विज्ञान के देखें तो इस वाली लाइन में केवल विज्ञान की लगी होंगी, है ना। और इस वाली लाइन में केवल हिंदी की, केवल हिंदी की किताबें लगी होंगी, हिंदी की किताबें केवल हिंदी की। इधर पास केवल संस्कृत की, इधर पास केवल समाज विज्ञान की, है ना। इस तरह लाइन से लगी रहती है ना। तो यही होता है समूह बनाना। ऐसा थोड़ी होता है कि इस लाइन में समाज विज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सातवीं का भी है, आठवीं का भी है, छठवीं का भी है, ऐसा नहीं होता। तो समूह बनाने का मतलब क्या हो गया कि गुण के आधार पर हम समूह में बांटते हैं किसी भी वस्तु को, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो वस्तु, तो कुछ वस्तुएं कोमल होती हैं, कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं। तो हम पहले कोमल पदार्थ के बारे में जानते हैं। देखें, पदार्थ ही वस्तु है। पदार्थ क्या है? वस्तु। तो पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? जितने भी चीज़ आप देख रहे हो, दुनिया के जितने भी चीज़ आप देख रहे हो जिसका कोई वजन है, जिसका कोई आकार है, तो वो सब क्या है? वस्तु, पदार्थ है। वस्तु है या फिर पदार्थ है। जैसे पानी, तो पानी भी क्या है? एक पदार्थ है। मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या है? पदार्थ है। स्केल, स्केल भी क्या है? पदार्थ है। इतना बस याद रखिए। जो लाइट, लाइट प्रकाश, आप समझ रहे हो ना, प्रकाश, वह वो वस्तु या फिर पदार्थ नहीं है। दुनिया की हर एक चीज़ पदार्थ है, केवल लाइट को छोड़ करके। लाइट यानी उजियारा, उजियालों को छोड़ करके सभी चीज़ें पदार्थ की कैटेगरी में आएंगी। तो अब देखते हैं कोमल पदार्थ। तो कुछ पदार्थ कोमल होते हैं, ऐसे मुलायम, और कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जो टूटते भी नहीं हैं, है ना। तो अब हम कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ से अब तो परिचित हो गए कि दुनिया की हर एक चीज़ पदार्थ है। चलिए अब इधर से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो कोमल पदार्थ, आप तो इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कोमल मतलब मुलायम, जिसको कि आसानी से मोड़ा जा सके, आसानी से खरोचा जा सके, तभी तो कोमल होगा। और कठोर तो आप जानते हो, जो कि मोड़े मोड़े भी ना, ठीक ना, आसानी से, या फिर उसको अगर खरोचोगे तो क्या खरोचरेगा? नहीं खरोचरेगा। जैसे अगर लोहा देख लोगे, तो लोहा को अगर इसे तोड़ोगे मरोड़ोगे तो क्या वो टूट जाएगा? जल्दी नहीं टूटेगा ना। क्या उसको खरोचोगे तो क्या उसका चुरकुन निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन आप चौक है, तो इस तरह खरोचोगे तो खुरचर जाता है ना। तो ये कठोर है कि मुलायम है? मतलब कठोर है कि
कोमल है। तो आप बता दोगे सर ये आसानी से खुरचर जा रहा है, इसका मतलब यह क्या है, कोमल है। जैसे पेन है प्लास्टिक की, इसको खरोचर रहा हूँ कहाँ, तो ये कोमल है क्या, पेन कोमल नहीं है, ये तो कठोर है। जैसे ये डेस्क दिखाई दे रहे हैं, ये क्या ये कोमल है, नहीं, ये तो कठोर है, टूट नहीं रही, न खरोचर रही। तो अब देखें, पढ़ेंगे, अब अच्छे से समझ तो आ ही गया है आपको थोड़ा सा। देखें, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। कोमल पदार्थ आप जान गए ना कि ऐसे पदार्थ भी आप जान गए हो कि दुनिया की हर वस्तु पदार्थ है, लाइट को बस छोड़ के। तो ऐसे पदार्थ यानी कि दुनिया में जितने पदार्थ देखते हो ना उनकी बात हो रही है। तो ऐसा पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सके, संपीड़ित मतलब कि उसके आकार में परिवर्तन किया जा सके या फिर खरोचा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, कोमल पदार्थ। तो अगर मैं इधर पास रख दूँ कुछ चीज़ें, जैसे ये रख दिया, पेन रख दिया, स्केल रख दिया, और इधर पास चौक रख दिया, तो या फिर दीवार हो गई, मिट्टी की दीवार, तो इनमें से कौन कौन से कठोर हैं, कौन कौन से कोमल हैं, आप बता सकते हैं? यस, आप बता सकते हैं। पहले तो आप उसको तोड़ोगे मरोड़ोगे तो ये तो आसानी से टूट भी जाता है ना, और खरोचोगे तो खुरचर भी जाता है। मिट्टी की दीवार को भी आप खरोचोगे ना तो भी खुरचर जाएगा। तो क्या मिट्टी की दीवार कोमल है ना? बिल्कुल कोमल है। और ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, कोमल है क्या? आंसर नहीं, ये तो कोमल नहीं है, ये तो कठोर है। तो आप जान गए, उदाहरण के लिए क्या है, मोमबत्ती। मोमबत्ती के लिए हो गई, अगर उसको खरोचोगे तो उसका मोमबत्ती का निकलेगा छिलका। चौक भी देख चुके हो आप, वो भी कोमल है। मिट्टी की दीवार को अगर खरोचोगे तो वो भी खरोचर जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा जल्दी से, तो क्या कोमल है आदि। इसका मतलब कि और भी हो सकते हैं। चलो, कोमल के बारे में अब जान गए। अब आते हैं कठोर पदार्थ के बारे में। तो कठोर, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कठोर पदार्थ। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचा नहीं जा सकता, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित या खरोचना बहुत कठिन हो उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। यानी कि संपीड़ित मतलब क्या, परिवर्तन लाना। संपीड़ित मतलब क्या, परिवर्तन लाना। जैसे इसको मैं लुचकाना चाहूँ तो क्या लुचकेगा आसानी से? आसानी से नहीं लुचकेगा। तो ये क्या है, कठोर है कि नहीं? लोहे का छड़ लोगे तो उसको आप आसानी से मोड़ दोगे क्या? नहीं मोड़ पाओगे, तो वो कठोर पदार्थ है ना। कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ को आप जान गए ना। जैसे कि लकड़ी, अगर लकड़ी लोगे, लकड़ी मोटी सी, उसको तोड़ोगे, खरोचोगे तो क्या खुरचरेगी? नहीं खुरचती, है ना। दांत, आपके जो दांत हैं क्या ये कोमल हैं? अगर कोमल होते तो आप चबाते तो दांत मुड़ जाता, तो क्या मुड़ रहा है दांत? नहीं ना, यानी कि कठोर दांत होगा तभी तो। एल्युमिनियम, लोहा आदि। देखो, कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ से आप परिचित हो गए, ठीक ना। इसको पढ़ के थोड़ा सा याद कर लीजिए। कोमल का मतलब क्या है? कोमल मतलब मुलायम, ऐसे पदार्थ जिनको आसानी से परिवर्तित किया जा सके, बस हो गया। और कठोर में जिसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सके, या फिर आप किताब के हिसाब से बोल सकते हो कि ऐसे पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाता है। और जिन्हें संपीड़ित करना आसान होता है तो कोमल पदार्थ कहलाएगा। चाहे संपीड़ित बोल दो या फिर खरोचना भी बोल सकते हो, दोनों बोलोगे तो अच्छी रहेगी, कोई बात नहीं। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अब आता है विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ पता क्या है? ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, जल में पूरी तरह से घुल जाए। मान चलिए गिलास है, ये कांच की गिलास है, ठीक ना, ये इसमें पानी भरा है। तो विलेय पदार्थ पता क्यों नहीं बोलेंगे? पदार्थ तो आप समझते हो ना, ठीक है ना। ये पानी है मान के चलो, अब इसमें कोई भी चीज़ घोलेंगे, मान के चलो इधर पास शक्कर घोल रहे हैं, क्या घोल रहे हैं? शक्कर घोल रहे हैं। जब हम शक्कर को पानी में घोलेंगे, ये शक्कर है, पानी में घोलेंगे तो क्या पूरी तरह से शक्कर गायब हो जाता है कि नहीं? जब पानी में घोलते हैं शक्कर को तो शक्कर पूरी तरह से गायब हो गया कि नहीं? तो
तो शक्कर पूरी तरह से गायब हो गया। इसका मतलब शक्कर क्या है? विलेय पदार्थ। शक्कर क्या है? विलेय पदार्थ। शक्कर क्या है? विलेय पदार्थ, क्योंकि ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। अगर आप नमक लोगे, नमक, तो नमक भी पूरी तरह से घुल जाता है, शक्कर भी पूरी तरह से घुल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? विलेय पदार्थ। ऐसे पदार्थ तो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? विलेय पदार्थ। ठीक, आप समझ गए ना? अब अविलेय पदार्थ के बारे में भी जानेंगे। तो आप उदाहरण बता सकते हो कि नींबू का रस, नमक, चीनी यानी शक्कर। चलिए ऐसे देखो, ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक, शक्कर आदि। ये भी आपको याद हो ही गया होगा, नहीं भी याद हुआ है तो आपको याद करना है। रुको एक सेकंड, थोड़ा समय इसको, हाँ। अब आते हैं अविलेय पदार्थ के बारे में। तो विलेय पदार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? अविलेय पदार्थ। जैसे यहाँ पास कोई गिलास है, यहाँ पास पानी भरा है, तो विलेय पदार्थ क्या था? तो जो पानी में पूरी तरह घुल जाए यानी गायब हो जाए। तो अविलेय पदार्थ क्या होगा? जो पानी में पूरी तरह से न घुले, पानी में पूरी तरह से न घुले। जैसे अगर इधर पास लोहे के चूर्ण ले लिया जाए, लोहे का चूर्ण, अगर लोहे के चूर्ण ले लिया जाए और लोहे के चूर्ण को इस पानी में डालेंगे तो इधर पास लोहे का चूर्ण आ जाएगा। क्या पानी में पूरी तरह घुल जाएगा? क्या लोहा का चूर्ण पानी में घुल जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा पानी में? तो आंसर है नहीं, पानी में गायब नहीं होगा। या फिर ले लिया रेत के कण, रेत के कण अगर ले लिए जाए, ये रेत के कण है थोड़े थोड़े, इसको भी अगर पानी में डाला जाए और घोला जाए तो क्या घुल जाएगा? क्या रेत के कण पानी में घुल जाएगा? तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ, आखिर ये पदार्थ है कि नहीं? ये पदार्थ है कि नहीं? तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह घुलते नहीं हैं, क्या कहलाएंगे? अविलेय पदार्थ। अविलेय पदार्थ। अब इतना तो आप समझ गए ना, विलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है इधर पास कि ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रेत, कांच, लोहा आदि। क्या ये पानी में घुलते हैं? पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको लिख भी लेना है आपको इस तरह से, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब देखते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं। देखें, पारदर्शी, पार का मतलब होता है आर पार, दर्शी का मतलब होता है दर्शन। तो जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहलाएगा। तो ऐसे पदार्थ, क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। तो आप किसके आर पार आसानी से देख सकते हो? तो आप बोलोगे कि हम साफ जल के आर पार देख सकते हैं, यानी स्वच्छ जल के आर पार देख सकते हैं। जैसे डिब्बे में अगर पानी भरा है और आपका 5 रुपये का सिक्का गिर जाए तो आप बता सकते हो ना, मतलब आपको पता है, मतलब दिखेगा वो सिक्का कि नहीं? तो साफ अगर जल होगा तो वह सिक्का दिखेगा, और अगर गंदा जल होगा तो सिक्का आपका दिखेगा नहीं। देखें, और पन्नी के आर पार भी देखा जा सकता है, लेकिन मोटी पन्नी के आर पार नहीं देखा जा सकता है। फिर देखा भी जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है। तो अभी हम पारदर्शी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, परिभाषा पहले पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। या फिर आप चाहे इसको लिख लें या फिर ये वाला चाहे लिख लें, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कांच, जल, साफ वायु, कुछ प्लास्टिक आदि। तो देखिए, पारदर्शी क्या है? तो ऐसे पदार्थ जानते हो ना, तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो क्या है? पारदर्शी। जैसे पन्नी हो गई, तो देखें, जैसे ये पन्नी है, क्या है? पन्नी। और इधर पास कुछ लिखा है कि नहीं?
इसके अंदर कुछ लिखा है, तो ये इसके पन्नी के आर पार देख सकते हो कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। तो पन्नी के आर पार देखा जा सकता है और कांच के आर पार भी देखा जा सकता है। ये शीशा वाला नहीं, कौन वाला कांच, जब आप हॉस्पिटल में गए होंगे या फिर मार्केट वगैरह में अगर गए होंगे तो कांच के लगे रहते हैं ना, कांच लगा रहता है जिसके आर पार मतलब देखा जा सकता है। या फिर बैंक में आप देखेंगे तो कांच के बड़े बड़े शीशे, मतलब शीशे नहीं रहता, कांच का आकार का कांच लगा रहता है जिनके आर पार हम देख सकते हैं, है ना। और पन्नी के आर पार भी देख सकते हैं और स्वच्छ जल के आर पार भी देख सकते हैं। तो आप उदाहरण इस तरह लिख सकते हो, कांच, जल, साफ वायु। साफ वायु मतलब क्या है, ये इधर जो है साफ वायु हो कि नहीं, अगर इधर हवा चले एकदम धूल धूल इधर उड़े तो क्या ये नीचे का लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो आंसर दिखेगा नहीं, अच्छे से नहीं दिखेगा। तो अभी हम पारदर्शी के बारे में बता रहे हैं। तो पारदर्शी का उदाहरण क्या है, स्वच्छ वायु यानी कि साफ वायु। तो ये भी पारदर्शी भी आप जान गए। अब हम ये पढ़ते हैं अपारदर्शी। देखो पारदर्शी को उल्टा ही क्या होगा, अपारदर्शी, इतना तो आप जानते हो। देखो इसमें क्या था कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते थे। अब इसमें क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से नहीं देखा जा सकता या फिर बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी कहलाएंगे। तो देखो वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाता है। इसके उदाहरण आप बताइए। तो आप बोलोगे सर कागज़ का मोटा गत्ता। ये कागज़ का मोटा गत्ता है कि नहीं, ये कॉपी या फिर बुक है कि नहीं। तो इसके आर पार क्या देखा जा सकता है, जो यहाँ पास लिखा है क्या इसके आर पार देखा जा सकता है, तो आंसर है नहीं। तो कागज़ का मोटा गत्ता, तो अपारदर्शी का उदाहरण क्या हो जाएगा, कागज़ का मोटा गत्ता। दीवार के क्या आप आर पार देख सकते हो, आंसर है नहीं, आप दीवार के आर पार नहीं देख सकते हो। बुक्स, इसके भी आर पार आप नहीं देख सकते हो। तो इस तरह से आपको उदाहरण बताना है। तो अपारदर्शी भी जान गए। उदाहरण में इस तरह लेना है, लकड़ी के बॉक्स, जो बड़े बड़े बॉक्स रहते हैं ना पेटी टाइप के लकड़ी के, तो क्या उसके आर पार देख सकते हो, आंसर है नहीं देख सकते हो। अलमारी, क्या अलमारी के आर पार देख सकते हो, नहीं। कागज़ के मोटे गत्ते, अभी दिखाया कागज़ के मोटे गत्ते के आर पार देख सकते थे, आंसर है नहीं। और भी बहुत सारे चीज़ लिख सकते हो, दीवार उवार, है ना। तो ये भी हो गया। अब आते हैं पारभासी। देखें आप पारदर्शी भी पढ़ लिए, अपारदर्शी भी पढ़ लिए, अब पारभासी है। देखो पारदर्शी क्या था, जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, और पारभासी इसका मतलब यह है जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सके, थोड़ा थोड़ा देखा जा सके, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखेगा जिसके आर पार, तो क्या कहलाएगा, पारभासी। तो कैसे लिखोगे आप, वे पदार्थ जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता हो उन्हें पारभासी कहते हैं, किंतु पारभासी पदार्थों से स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। देखें पारभासी का उदाहरण अब क्या हो सकता है, जैसे कि गंदा जल, अगर थोड़ा बहुत गंदा जल हो पानी तो थोड़ा थोड़ा दिखा करता है, या फिर कुछ पॉलीथीन। देखो अभी तो इसके आर पार दिख रहा है ना, ये पॉलीथीन है, ठीक है ना। अभी देखो और मोटी पॉलीथीन लेता हूँ तो आर पार दिखेगा, आर पार दिखेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखेगा। जैसे पॉलीथीन है, ठीक, अभी दिख रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा और मोटी कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या इसके आर पार अब थोड़ा दिख रहा है, अगर मोटी पॉलीथीन हो तो देखिए इसके आर पार अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यह पारभासी है। कुछ पन्नी जो होती हैं वो क्या होती हैं, पारभासी, है ना। और गंदा जल हो गया, गंदा वायु हो गया, तो गंदा जल बोल दो और प्रदूषित वायु बोल दो। तो इधर पास उदाहरण भी लिख सकते हो आप। देखो तेल लगा हुआ कागज़, देखो अगर
जैसे एक कागज़ है तो इसके आर पार अभी नहीं देखा जा सकता, यहाँ पास क्या खाली है कि नहीं है आप पहले नहीं बता पा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करोगे, अगर कागज़ में तेल गिरा दोगे, ठीक है ना, तो जहाँ जितने में तेल गिरा रहेगा ना तो थोड़ा थोड़ा उसके आर पार दिखेगा। आप ट्राई करके देख सकते हो। इतना बहुत बता दो पहले ही, तेल नहीं गिरा देना अपने घर का, नहीं तो बहुत मारेंगे तुम्हारे घर के, है ना। तो थोड़ा 2-3 बूंद 4 बूंद करके इधर पास गिरा दोगे तो देखोगे तो हल्का हल्का दिखेगा, ऐसे रोशनी के तरफ करके देखोगे तो हल्का हल्का आर पार दिखेगा। तेल लगा हुआ कागज़, कुछ पॉलीथीन, गंदा जल, प्रदूषित वायु, इन सभी से आप परिचित हो गए। सब चीज़ आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ तो एक बार फिर से चाहे देख लो या फिर पढ़ लो अपने से, ठीक है ना। फिर लास्ट में थोड़ा फिर से बताऊँगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ, अपना चैप्टर जल्दी ख़त्म हो गया ये वाला। अब क्या हो सकता है कि हमें वस्तुओं को समूह में बांटने की आवश्यकता काहे पड़ती है? आखिर हम वस्तुओं को समूह में बांटते क्यों हैं? तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर वस्तु को हम बांट रहे हैं तो उसके गुण के आधार पर हम बांटेंगे, है ना। अगर किसी कमरे में सभी प्रकार की चीज़ें बिखरी हुई हों तो क्या ढूंढना आसानी से ढूंढ लोगे? नहीं ना। मान के लो कमरा है तो वहाँ सभी प्रकार के कपड़े बिखरे हुए हैं, मतलब सभी प्रकार के कपड़े का मतलब कि आपके छोटे भाई का भी कपड़ा बिखरा हुआ है, आपका भी कपड़ा कहीं ऐसे पड़ा हुआ है, मिक्स है, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं वो पैंट इधर है तो शर्ट उधर है ना। कपड़े पूरी तरह बिखरे हुए हैं। तो समूह में बांटने का आवश्यकता क्या, मतलब इसका मतलब यह है कि देखो, अगर कपड़े एकदम बटे हों, जैसे आपके कपड़े एक लाइन में लगे हों कि हाँ ये आपके कपड़े हैं, दूसरे में आपके भाई के कपड़े हैं, तीसरे में मम्मी पापा के, है ना, ऐसे कुछ करके। तो अगर बिखरे होंगे तो आसानी से आप कपड़े नहीं ढूंढोगे। आप कपड़े हटाओ, चलो किताबें के देखते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो किताबें के देखते हैं। तो आप पुस्तकालय में अगर गए होगे किताब लेने, अगर किताब पूरी बिखरी हो कि कहीं यहाँ 8वीं पढ़ी है, 6वीं इसी में घुसी है, मतलब जैसे यहाँ पास 6वीं की थी मैथ की, तो इधर पास मैथ की भी है, 7वीं की भी है, 8वीं की भी है समाज विज्ञान। तो अगर ढूंढते ढूंढते आप थक जाओगे 6वीं के सभी विषय को ढूंढते ढूंढते। तो इसीलिए लाइन से लगी रहती है ना कि इधर पास 6वीं वाली लाइन लगी रहेगी, तो इधर पास 6वीं वाली से लगी है तो इधर पास 6वीं की सभी पुस्तकें होंगी, हिंदी इंग्लिश गणित सब। इधर पास 7वीं की होगी तो 7वीं की सभी पुस्तकें, इधर पास 8वीं की होगी तो 8वीं की सभी पुस्तकें पढ़ी होंगी, है ना। तो इस तरह लाइन से लगाना जरूरी है कि नहीं, गुण के आधार पर, नहीं तो हमारा टाइम बहुत बर्बाद जाएगा। देखो हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पृथक करके समूह में बांट सकते हैं। इससे हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम बड़े ही आसानी से उस वस्तु को चुन सकते हैं। तो देखो अगर हम समूह में बांटे रहेंगे तो हम आसानी से चुन सकते हैं कि नहीं। मान के लिए इधर पास बच्चा है, ठीक है ना, इसके सर बोले कि जाओ 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान, मतलब हाँ सामाजिक विज्ञान की राजनीति वाली किताब ले जाओ। तो ये बच्चा उठ के जाएगा तो क्या इधर जाएगा? नहीं, इस बच्चे को तो पता है कि 7वीं की लाइन ये वाली है, तो इधर जाएगा। फिर इधर पास देखेगा कि अच्छा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की राजनीति की मंगाए थे सर जी, तो जाएगा लोकतंत्र जिसे बोलते हैं, लोकतंत्र वाला। तो जाएगा तो इधर पास अगर लोकतंत्र वाली किताब होगी 7वीं की तो उठा के सर जी को ला के दे देगा कि सर जी ये लीजिए। अगर कहीं पास मिक्स हो तो बेचारा ढूंढता रह जाएगा, कहाँ है सर जी, मिल नहीं रही, इस तरह बोलेगा। हाँ, तो आप इतना समझ गया ना। तो इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न पहला, अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न पहला बोल रहा है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी कि लकड़ी से क्या किस चीज़ बनाया जाता है, तो बताइए। बैट बनाया जाता ना, हाशिए का हत्था, हाशिया जब रहता ना तो उसको हाथ पकड़ने वाला रहता है ना, मुठिया जिसे बोलते हैं, हत्था। तो हाँ, लकड़ी से क्या, बैट, हाशिया का हत्था, या फिर आप अलमारी भी बोल सकते हो। लकड़ी की भी अलमारी बनती है, बॉक्स बनते हैं छोटे छोटे, है ना, लकड़ी के। खिलौने विभिन्न प्रकार के बनते हैं, बिजना बनता है, बिजना समझ लो,
बाँस से बनता है ना, आखिर बाँस भी तो एक पेड़ है, लकड़ी है, ठीक है ना। तो बाँस से बिजना जानते हो, पंखा धौंकना है जिससे धौंका जाता है गर्मी की ऋतु में, अभी गर्मी चल रही तो रही है। टुकनी, टुकनी भी बनती है कि नहीं। खिलौने तो जानते हो आप कितने प्रकार के बनते हैं। तो आपको तो केवल पाँच ठो लिखना है ना, तो 5 ठो इधर पास हम दे रहे हैं, तो इधर पास इस प्रकार से लिख लोगे। एक सेकेंड। तो प्रश्न इस प्रकार से है, तो उत्तर इस प्रकार से लिख लेना है। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं: खिड़की, दरवाज़ा, कुर्सी, टेबिल, टेबिल बोल सकते हो, फिर मेज बोल सकते हो, बैट, अलमारी। केवल 5 लिखना था, तो आप 5 कुछ भी लिख सकते हो जो कि लकड़ी से बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि इधर पास मैं जो लिख दिया हूँ आप उसी को छाप दो, है ना। तो ये तो अब क्लियर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। मतलब जो चमकते हैं उसको बताना है। तो देखें, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, सूती कमीज। बताना है इनमें से चमकदार पदार्थ कौन कौन से। तो इनमें से चमकदार है, देखो, कांच की प्याली चमकती है कि नहीं, और खिलौना, हाँ, स्टील की चम्मच चमकती है। देखो, आप बोलोगे सर जो नया कपड़ा रहता है वो भी तो चमकता है, सर नया प्लास्टिक का खिलौना जो रहता है वो भी चमकता है, लेकिन एकदम बहुत ही चमके, जो बाद में भी चमके। तो कांच की प्याली जो होती है ना, कांच की, वो बहुत समय बाद भी चमकती रहती है, ठीक ना। खिलौना ये नहीं चमकता, सूती का कमीज वो भी नहीं चमकता, ठीक ना। चमकता कौन है, स्टील की चम्मच अगर रख दोगे तो दूर से दिखा देगी तो उसकी किरणें बिखर जाएंगी, है ना। घाम में रख दोगे तो एकदम चमकेंगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि यह अपने जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो चमकने लगेगा, चमक रही हैं। स्टील की चम्मच भी ऐसा लगेगा कि चमक रहा है। आइए देखते हैं अगला। तो अच्छा, आंसर दिखाऊं, तो आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ये वाला। चलिए अब अगला दिखाता हूँ। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कि कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। हाँ, तो हमें मिलान करना है, ये भी देखना कि कौन सी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है। हालांकि ये भी हो सकता है कि एक ही चीज़ बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनती है। देखो जैसे कि अब जैसे जोड़ी मिलाना है, ठीक ना। देखो पुस्तक, तो पुस्तक कैसे बनता है, कांच से पुस्तक बनती है क्या, नहीं। लकड़ी से, लकड़ी से तो बनती है लेकिन प्योर लकड़ी नहीं। पुस्तक तो लकड़ी से तो कागज़ बनता है ना, कागज़ों का समूह पुस्तक होता है। तो हमें पुस्तक को, हाँ, कागज़ से बनता है पुस्तक, बिल्कुल। तो इसकी जोड़ी कहाँ मिला देंगे, कागज़ में। फिर गिलास, गिलास कहे की बनती है, प्लास्टिक की, हाँ प्लास्टिक की भी बनती है गिलास। कागज़ तो हो गया है, कांच की, हाँ कांच की गिलास बनती है, कांच की भी गिलास बनती है, तो कांच में टिक मार देंगे। अब कुर्सी, तो कुर्सी लकड़ी की बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है ना। तो हम कुर्सी को लकड़ी से कर देते हैं, कुर्सी किससे बन रही है, लकड़ी से। अब खिलौना, खिलौना तो किससे बनता है, प्लास्टिक से। खिलौने व्यवहार करके देखो ना। और जूते, जूते किससे बनते हैं, चमड़े के जूते। जूते प्लास्टिक वाले भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जूते चमड़े के भी बनते हैं, है ना। तो इधर पास मिला देंगे इसको, तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। ये सही जोड़ी वस्तुएं पदार्थ, पुस्तक कागज़ से मिलकर बना, गिलास कांच की बनी, कुर्सी लकड़ी की। हालांकि देखो मैं बोल रहा हूँ पहले ही, तो ज़रूरी नहीं है कि कुर्सी केवल लकड़ी की, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें जोड़ी मिलाना सभी का, तो इस तरह हम करके मिला दिए।
अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन नीचे दिए गए कथन, ये जो नीचे दिए गए हैं ना कथन, सत्य हैं अथवा असत्य, मतलब सही है कि गलत है, इसको बताना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। लो, अब आपको बताना है ये सही है कि गलत है। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत है, इसमें ये बोला गया है पत्थर पारदर्शी होता है, क्या पत्थर के ऊपर आप देख सकते हो? नहीं, तो ये तो गलत होगा। और जबकि कांच अपारदर्शी होता है, ये इसमें गलत लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? यह असत्य है। क्या है? असत्य। अब अगला देखते हैं। देखो, नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं। धुती का मतलब क्या होता है? खिंचाव। सॉरी, धुती का मतलब होता है चमकदार, चमकना। तो क्या है? नोटबुक में धुती यानी कि चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं होती है। तो इसमें तो इसे सही होना चाहिए। हाँ, नोटबुक थोड़ी बहुत चमकती है, कोई दिक्कत नहीं है, रबड़ नहीं, तो इसको बोलने की असत्य है, क्योंकि नोटबुक चमकदार थोड़ी होती है। ठीक है, रबड़ तो चमकदार नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन नोटबुक भी तो चमकदार नहीं होता ना। तो इसमें तो लिखा है नोटबुक चमकदार होती है, तो इसका मतलब क्या है? ये असत्य है। अब क्या है? चौक जल में विलीन हो जाता है। क्या चौक जल में पूरी तरह घुल जाता है? अगर हम चौक को जल में घोलेंगे तो क्या गायब हो जाएगा चौक? तो आंसर है नहीं। चौक तो नीचे जाकर बैठ जाता है, तो कहाँ घुल रहा है, कहाँ पूरी तरह गायब हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है? यह भी असत्य है। अब नंबर अगला देखते हैं, फिर इसके सभी आंसर दिखाऊंगा बाद में। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। आप पानी लोगे गिलास में और लकड़ी के टुकड़े को डाल दोगे तो क्या जल के ऊपर तैरता है? तो आप बोलोगे सर जी हाँ तैरता है, बिल्कुल तैरता है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। अब अगला देखते हैं, चीनी जल में विलीन नहीं होती है। देखो क्या लिखा है इसमें, चीनी जल में विलीन नहीं होती है, मतलब जो शक्कर है जल में नहीं घुलता है, तो इसमें गलत लिखा है ना। तो आप क्या बोलोगे? असत्य। क्या बोलोगे? असत्य। अब अगला है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। अगर हम जल में तेल की कुछ बूंदें डालेंगे तो जल में क्या पूरी तरह घुल जाएगा तेल? तो आप बोलोगे सर हम तो डाल के देखे हैं, तेल पानी के ऊपर तो तैरता रहता है, तो ये तो घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, मिश्रित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? असत्य है। इसका आंसर क्या है? असत्य। अगला देखते हैं, बालू यानी कि रेत जल में निःसादित हो जाता है। तो निःसादित का मतलब क्या है? नीचे बैठ जाता है। तो आप रेत को पानी में डालोगे, एक कांच की गिलास लोगे और रेत पानी डालोगे, उसमें रेत डालोगे तो रेत नीचे बैठ जाता है कि नहीं पानी के? तो यही निःसादित का मतलब यही है। तो हाँ बिल्कुल सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है। जो सिरका होता है क्या वो जल में विलीन हो जाता है? तो इसका मतलब क्या है? ये सिरका एक ठो अम्ल है, तो सिरका जल में विलीन हो जाता है। सिरका क्योंकि द्रव अवस्था में होता है, उसको जल में डालेंगे तो पूरी तरह क्या हो जाता है? वो घुल जाता है, रसायन केमिकल है, ठीक ना। अब अगला देखते हैं। देखो इससे पहले अपन थोड़ा सा इसका आंसर दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ से फिर यहाँ पर सत्य कर लेना है, फिर पांचवा सॉरी। अब नंबर अगला है पांचवा। तो नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूह कीजिए, मतलब कि किस प्रकार? गोलाकृति तथा अन्नाकृति, खाद्य तथा अखाद्य, मतलब गोलाकृति के रूप में अलग करना है, अन्य आकृति मतलब दूसरी प्रकार की आकृति हो, खाद्य मतलब जिसको खाया जा सके, अखाद्य जिसको नहीं खाते। तो इस प्रकार में अपन को बांटना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे।
जैसे गोल आकृति, तो गोल आकृति क्या क्या था, देखो इसी का हम लिखे हैं। तो गोल आकृति में क्या था, बास्केटबॉल, बॉल देखो ना तो गोल होता है, संतरा भी गोल होता है। ग्लोब, ग्लोब आप देखे होंगे छठवीं में, पृथ्वी सर दिखाए होंगे। ग्लोब चैप्टर भी है आपके सामाजिक विज्ञान में, ठीक ना। तो ग्लोब भी गोल ही होता है। सेब, सेब हल्का गोल होता है, हल्का गोल होता है, उतना भी गोल नहीं होता लेकिन हल्का गोल होता है। अन्य आकृतियाँ जैसे कि जल, चीनी एवं मिट्टी का घड़ा। हालांकि देखो मिट्टी घड़ा हल्का गोला होता है ना कोई, लेकिन पूरा गोला नहीं होता। अब खाद्य पदार्थ जिसको हम खाते हैं, जल। अब ये हाँ ठीक, यह मत समझ ले कि जल को हम खाते नहीं, लेकिन आखिर जल को आखिर पीते तो हैं, तो तब भी खाद की से आता है। चीनी, चीनी, संतरा भी खाते हैं, सेब। अब अखाद्य जिसको हम खाते नहीं हैं, बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा भी तो यहाँ पास लिखा ये वाला हो गया क्या, अच्छा ये छठवां है भी। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरते हैं। तो आपको देख करके आप ये वाला प्रयोग आप खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है, मतलब कि मिट्टी के तेल और तेल लेना, ठीक ना। फिर उसको क्या करना है, देखिए ऐसी वस्तु को चुनना है जो कि जल में तैरती हैं, जो कि जल में क्या होती हैं, तैरती हैं। तो उनको छांट लेना है। फिर क्या करना है कि तेल लेना है और मिट्टी का तेल लेना है। फिर उसमें उन वस्तुओं को डालकर देखना है कि वह मतलब तेल और मिट्टी के तेल में भी तैरती है कि नहीं। तो जैसे कागज़ होता है जल में तैरता रहता है ना, या फिर मिट्टी कहाँ, लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता रहता है ना। तो आप किस में तेल में भी डालकर देखेंगे क्या उसमें तैरता है, और इसमें देखेंगे मिट्टी के तेल में भी आप डालकर देखेंगे क्या उसमें भी तैरता है। तो जाहिर सी बात है जो पानी में तैरती हैं वो लगभग सभी वस्तुएं मिट्टी के तेल में भी क्या हो जाती हैं, तैरने लगती हैं। कागज़ का टुकड़ा हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ये तैरते हैं। अब आते हैं अगले में, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। मेल मतलब कि जो सभी में न मिले। अभी बताता हूँ, एक तो बताऊँगा सब समझ में आ जाएगा। देखो कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। देखो कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, बच्चा इसमें मेल नहीं खा रहा क्योंकि ये सभी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, या फिर ये सभी निर्जीव हैं, यानी कि इनमें जीवन नहीं है, लेकिन बच्चे में जीवन है। बच्चा एक सजीव है ना। अब इसमें देखें गुलाब, चमेली, नाव, गेंद, कमल। तो इसमें नाव अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल ये फूल के नाम हैं, जबकि नाव तो तैरती है जल में, है ना, पानी में तैरती है और उसमें बैठ के यात्रा करते हैं लोग, ये सभी फूल हैं, जबकि ये फूल नहीं है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो इनमें कौन अलग है, रेत अलग है, क्योंकि ये सभी धातुएं हैं। एल्युमिनियम, आयरन ये सब क्या धातुएं, जबकि रेत क्या है, अधातु है। अब इधर पास चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो इनमें अलग क्या होगा, रेत अलग होगा। क्यों अलग होगा, देखो चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, लेकिन रेत पानी में नहीं घुलता। तो इसको भी हम लिख लेंगे, आप लिख लेंगे मतलब कुछ इस प्रकार से 7वीं का आंसर। थोड़ा सा धातु भी जान लीजिए, धातु क्या होता है। जो पदार्थ कठोर और चमकीले होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो ढीठ मतलब कठोर और चमकीले होते हैं तथा
ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। देखो धातु हम किसे बोलेंगे, जो कठोर भी हों, चमकीले भी हों। ताप और विद्युत, विद्युत मतलब होता है बिजली, बिजली के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। तो जैसे यानी कि बिजली यानी कि लाइट करंट उसमें बहे, जैसे तार आप देखते हो ना, तो तार में करंट बहता है ना, तो वो क्या है, धातु है। उसका अगर तार में करंट बहता रहता है तो धीरे धीरे तार गर्म हो जाती है, तो ताप भी है। देखो विद्युत का सुचालक और ताप का भी सुचालक। कठोर भी होता है। अब ये मत समझिएगा कि सर वो पतली पतली तार रहती है तो उसको तो मोड़ देते, कहाँ कठोर है, लेकिन कठोर वो होती है। और चमकीली भी होती है, जो तार वायर निकली रहती है ना, जिनमें करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है, चमकीला होता है। या फिर लोहा भी देख लो, लोहा भी कठोर होता है ना। ताप और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें से विद्युत और ताप प्रवाहित हो जाएगा। यानी कि जब लोहा जैसे कैसे धातु, ये तो धातु नहीं है, प्लास्टिक है, मैं बता दूं पहले ही। अभी मान के चलो ये लोहा है, ठीक। तो केवल इतने जो नीला नीला भाग दिखा रहा है, अगर केवल इतने में तेज प्रकाश डाल दिया जाए, या फिर इतने में अगर आग में रख दिया जाए इतना भाग केवल, तो धीरे धीरे गर्म होते 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 यहाँ भी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। यानी कि इधर पास ताप फैल रहा है कि नहीं। तो अगर विद्युत तो मतलब जाएगा, अगर ताप पूरी तरह फैल जाए तो इसका मतलब क्या है, धातु है, ठीक है ना। लेकिन अगर लकड़ी जलाओगे तो क्या लकड़ी यहाँ भर गर्म होगी, क्या यहाँ भी गर्म हो जाएगी, आंसर है नहीं। तो वह अधातु है। अधातु क्या है, जो कि ताप को चलने दे, जाने दे, सुचालक हो ताप की। तो अगर केवल यहाँ भर गर्मी पड़ेगी ना, तो इसकी गर्मी के कारण यहाँ भी गर्मी आ जाएगी धीरे धीरे, तो धातु कहलाएगी। इधर पास अगर करंट तार छुप गई तो पूरी हार करंट फैल जाएगी, मतलब पूरी तरफ फैल जाएगी करंट। तो आप जान गए होंगे। तो यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आपको याद कर लेना अच्छे से, सभी चीज़ों को फिर से देख लो या फिर अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। थोड़े बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।